हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं डॉक्टर प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल संभव पर। आज जो प्रेरक बात हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वो है श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कही हुई बात। उनका मानना था कि हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। यानी अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं तो आप सकारात्मक ही व्यक्तित्व के धनी होंगे। अगर आप नकारात्मक ज़्यादा सोचते हैं तो आपके अंदर जो नेगेटिव वाइब्रेशंस है या जो नकारात्मकता है उसकी अधिकता अधिक हो जाएगी और आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ एक नकारात्मक वातावरण ही पैदा हो जाएगा। इसीलिए हमेशा हमें सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक कार्य ही करने चाहिए। इसके साथ ही साथ हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम वैदिक सभ्यता का दूसरा पार्ट आप लोगों के लिए लेके आए हैं। अभी तक हम समझ चुके हैं कि 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक वैदिक सभ्यता रहेगी और इसमें भी इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि 1500 से लेकर 1000 तक का जो पीरियड है वो ऋग्वैदिक काल कहलाता है। वहीं 1000 से लेकर 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी, उसका जो समाज था, उसकी जो संस्कृति थी वो थोड़ा भिन्न थी। वहीं 1000 ईसा पूर्व में जब लोहे की खोज हो गई और उसके बाद अन्य वेदों की जब रचनाएं हुई तो इस कालखंड को हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसके समाज, इसकी राजनीति, अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें आर्यों के जन्म की, आर्यों का जन्म यानी आर्य जो थे वो कबीलों में रहते थे, इसीलिए जो कबीले थे उन्हें जन कहा जाता था। इन कबीलों का नाम उनके मुखिया के नाम पर ही रखा जाता था। इन कबीलों को जन कहते थे। वेदों में हमें पुरुजन, यदुजन, तुर्वसजन, भरतजन जैसे कई जनों का उल्लेख मिलता है। यानी ऋग्वेद में राजा को जन का स्वामी बताया गया है और उस स्वामी के आधार पर ही उस जन का नाम रखा जाता था, क्योंकि जो राजा होते थे उसे जन रक्षक कहा गया है। यहाँ हम समझ सकते हैं कि उस समय कौन कौन सी इकाई थी और उनके प्रमुख कौन कौन थे। सबसे पहले आता है जन, यानी जो कबीला था उसका प्रमुख वहाँ का राजा होता था। विश, उसका जो प्रमुख था वो विशपति था। ग्राम का प्रमुख ग्रामणी था। कुल और घर, ग्रह यानी उसका जो प्रमुख था वो कुलप और ग्रहपति होता था, जो कि सबसे छोटी इकाई होती थी। एक जन में कई विश होते थे, इसके मुखिया को विशपति कहा जाता था। कई ग्राम मिलकर विश बनाते थे और इसके प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। इसी प्रकार से जो कुल या ग्रह था, ग्रह के मुखिया को कुलप या ग्रहपति कहा जाता था और बहुत सारे ग्रह या कुल मिलकर ही ग्राम का निर्माण करते थे। उत्तर वैदिक काल में जब जन स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए तब इन जनों का जो परिवर्तन था वो जनपद के रूप में हमें देखने को मिलता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि कई कुल मिलकर ग्राम बनाएंगे, कई ग्राम मिलकर विश बनाएंगे और कई विश बनकर जन बनाएंगे और उत्तर वैदिक काल में यही जन फिर जनपदों का रूप धारण कर लेंगे। यानी यही जो जन थे वो जनपद यानी बड़ी इकाइयों में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके बाद बात करें राजा की, तो वैदिक काल में जन का प्रमुख राजा होता था। राजा का प्रमुख कार्य जन के लोगों की रक्षा करना था और युद्ध में सेना का नेतृत्व करना होता था। प्रारंभ में राजा का जो चुनाव था वो सभा द्वारा किया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा का जो पद था वो वंशानुगत हो गया था और राजा को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए थे। राजा पर नियंत्रण रखने के लिए फिर भी 2 संस्थाएं थी, सभा और समिति। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए एक सभा होती थी। सभा में 70 से 80 लोग बैठते थे। उनमें से 5-6 लोग विशेष आसन पर बैठते थे। विशेष आसन यानी वो उनका जो पद था उसको दिखाने के लिए उन्हें अलग बैठाया जाता था। आसन पर बैठने वाले जो लोग होते थे उन्हें कहा जाता था राजन्य। राजन्य अपनी उम्र, अनुभव, शक्ति और योगदान के कारण प्रमुख होते थे। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो बड़े बुजुर्ग भी हो सकते थे।
अथवा अन्य लोगों की अपेक्षा उनके पास अधिक गायें, घोड़े या रथ भी हो सकते थे। प्रमुख लोगों के अलावा जो बाकी लोग थे उन्हें विश कहा जाता था और इन सब के सामने सभा में समस्या रखी जाती थी और सभी लोग मिलकर उस समस्या को सुलझाते थे। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि इन लोगों की जो मीटिंग चल रही है यानी जो सभा चल रही है उसमें ये लोग किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए एकत्रित हुए दिखाई देते हैं। यही जो सभा और समितियां थी, यही संस्थाएं राजा के ऊपर नियंत्रण भी रखती थी ताकि राजा निरंकुश ना हो जाए और कोई भी ऐसा निर्णय ना ले जो उनके हित में ना हो। इसके बाद अगर हम बात करें राजा का शासन कैसा था वहाँ, तो जन का जो खर्च चलाने का काम था, जन का खर्च चलाने के लिए राजा जन के लोगों से उपहार भी प्राप्त करता था। इस उपहार को ही बलि कहा जाता था। आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि ये राजा बैठे हुए हैं और कोई व्यक्ति उन्हें बलि देते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ बलि का मतलब है कि बलि के रूप में जो वहाँ की आम जनता थी वो राजा को अनाज, घी, वस्त्र यानी कपड़े, घड़ा, आभूषण, गाय, ये सभी चीजें उन्हें दिया करती थी उपहार स्वरूप। राजा अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान को रख लेता था और जो शेष बाकी सामान होता था उसे लोगों की ज़रूरत के हिसाब से उनमें बांट देता था। इससे राजा और प्रजा के जो बीच का रिश्ता था, उनके बीच में जो रिश्ता था उसमें बहुत ही मधुरता आ गई थी। यानी उनके जो रिश्ते थे राजा के और प्रजा के, वो बहुत ही ज़्यादा इससे मजबूत हो जाते थे। युद्ध के बाद क्या होता था कि जब कभी राजा किसी स्थान पर युद्ध करते थे तो युद्ध के बाद भी एक सभा बुलाई जाती थी। सभा में जन के राजा जीत में मिली गायें, घोड़े, रथ, हथियार, आभूषण, दास दासियां, जो भी कुछ वो जीत के लाते थे उन्हें जन के कई लोगों के बीच फिर बांटा जाता था। लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा होता था वो राजा को दिया जाता था, यानी सबसे बड़ा हिस्सा राजा अपने पास रखता था। फिर उसके बाद राजन्यों और ब्राह्मणों को उनमें से हिस्सा दिया जाता था। कुछ गायें, भेड़ें, बकरियां, अनाज, ये सारा सामान जन के साधारण लोगों को भी दिया जाता था। इससे जो राजन्य थे उनके पास गायें, घोड़े, हथियार, सोना, दास दासियों की संख्या ज्यादा हो जाती थी और वो पहले से ज्यादा और भी ताकतवर हो जाते थे। इसके बाद अगर हम बात करें धर्म और यज्ञ की, तो आर्य लोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रारंभ में स्तुति पाठ करते थे। बाद में वो लोग यज्ञ करने लगे। यज्ञ का कार्य पुरोहित करवाते थे और यज्ञ सामूहिक रूप से हुआ करते थे, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की सहभागिता भी होती थी। यज्ञ में कार्य की सफलता के लिए भेंट और चढ़ावे के साथ साथ देवताओं की प्रशंसा में वेद मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता था। जो इंद्र थे, इंद्र आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे जो उन्हें युद्ध में विजय दिलाते थे। यज्ञ के समय ब्राह्मण वेद मंत्रों का सस्वर पाठ करते हुए आग में घी डालते जाते थे। ये मंत्र संस्कृत भाषा में थे और बहुत समय तक ये मंत्र लिखे नहीं गए थे। इन्हें बोल बोल कर याद किया जाता था और दूसरों को सिखाया जाता था, यानी रटते थे वो लोग मंत्रों को, कहीं भी लिखा हुआ नहीं था। बाद में फिर इन्हें लिख दिया गया और आज हम ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़कर आर्यों के जीवन की कई बातों को जान सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं वैदिक कालीन समाज की। तो वैदिक कालीन समाज का आधार परिवार था, यानी जो सबसे छोटी इकाई थी वो हमने बताया कुल था, यानी परिवार था। परिवार का वरिष्ठ पुरुष सदस्य इनका मुखिया हुआ करता था, जिसको कुलप या गृहपति भी कहा जाता था। आरंभ में आर्य 3 वर्णों में विभाजित थे, राजा, पुरोहित और अन्य जन जो थे गांव के वो लोग। यह विभाजन उनके व्यवसाय पर आधारित होता था, परंतु ये इतना ज्यादा कठोर नहीं था। किंतु धीरे धीरे जो यज्ञ करवाते थे वो ब्राह्मण कहलाने लगे, जो युद्ध करते थे वो क्षत्रिय कहलाने लगे, जो व्यापार करते थे उन्हें वैश्य कहा जाने लगा और बाद में शूद्र नामक चौथा वर्ण भी मिलता है, जिसमें युद्ध में हारे हुए लोग शामिल किए गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि इनकी उत्पत्ति एक दिव्य पुरुष से हुई थी और उस दिव्य पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, भुजा से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई
और पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। वहीं अगर हम बात करें इनके कार्यों की, तो जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग था इन्हें उच्च स्थान प्राप्त था, और ब्राह्मण धार्मिक अनुष्ठान करते थे और क्षत्रिय शासक वर्ग के अंतर्गत आते थे। ये आर्यों की श्रेणी में रखे जाते थे, आर्य यानी श्रेष्ठ। वहीं जो वैश्य थे वो कृषि कार्य करते थे, जो शूद्र थे वो सेवा कार्य करते थे, और जो शूद्र वर्ण था उसको गैर आर्य की श्रेणी में रखा गया था। प्रारंभ में यह व्यवस्था इतनी ज्यादा कठोर नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर होती गई। अब कार्य रुचि के आधार पर न होकर ये वंशानुगत हो गया था, यानी पिता जो काम करेगा आगे चलकर पुत्र को भी उसी वर्ण का कार्य करना होता था। उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था हमें कठोर रूप से पालन करती हुई दिखाई देती है। इसके साथ ही साथ महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था, वे पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। वेदों से हमें लोपा, मुद्रा, घोषा, सची आदि महिलाओं के नाम भी प्राप्त होते हैं, जिससे हम इस चीज का अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय पुरुष और महिला दोनों को ही शिक्षा का बराबर अधिकार प्राप्त था। आर्यों के मकान की बात करें तो इनका मकान घास, फूस और मिट्टी के बने होते थे। वहीं आर्य दूध तथा उससे बने पदार्थ जैसे दही हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, इन सब का प्रयोग भी करते थे। अन्न में वो लोग यव यानी जौ, गोधूम यानी गेहूं और ब्रह्मी यानी चावल का प्रयोग करते थे। इसके साथ ही साथ समाज में हमें आश्रम व्यवस्था भी देखने को मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांट दिया था। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य की थी, इसमें बच्चा आश्रम में रहकर शिक्षा पाता था, और दूसरी अवस्था गृहस्थ थी, वह अवस्था पारिवारिक जीवन से संबंधित थी। तीसरी और चौथी अवस्थाएं क्रमशः वानप्रस्थ और संन्यास की थी, जिसमें व्यक्ति वन में जाता था और आत्मचिंतन द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करने की कोशिश करता था। आश्रम का जो अर्थ है वह अर्थ है श्रम करने के बाद विश्राम करना। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख ही हमें मिलता है। वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है, जबकि जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महर्षि यास्क के निरुक्त में कृष्ण जाति के रूप में हुआ है। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं, जिनमें ब्रह्मचर्य की आयु 0 से 25 वर्ष थी, गृहस्थ की 26 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ की 51 से 75 वर्ष और संन्यास की 76 से 100 वर्ष थी। यानी जो मानव जीवन है उसको इन्होंने 4 भागों में विभक्त कर दिया। 25 वर्ष की इनकी आयु रख दी, यानी 25 तक ये, फिर 50 तक ये, 75 तक ये और 100 तक ये हो गया हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम, ये गृहस्थ, ये वानप्रस्थ और ये संन्यास आश्रम। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। इसी आश्रम में पंच महायज्ञ और त्रिवर्ग व त्रिऋण से निवृत्त होना आवश्यक माना गया है। यानी अगर त्रिऋण से मनुष्य को उऋण होना है तो वो गृहस्थ आश्रम में ही हो सकता है। इसमें रहते हुए यानी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ऋषि ऋण, जिसमें कि वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना होता है, पितृ ऋण यानी पुत्र की प्राप्ति और देव ऋण यानी यज्ञ करवाना, इन सभी ऋणों से वह मुक्त हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आर्यों की भाषा, यह कहना कठिन है कि सारे आर्य लोग एक ही नस्ल के थे। वह इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा संस्कृत बोलते थे। अब भी यह अपने बदले हुए रूप में यूरोप, ईरान, भारत में बोली जाती है। यह तथ्य इन भाषाओं के बोलने के ढंग की समानताओं पर आधारित है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे संस्कृत में हम बोलते हैं पितृ, वहीं फारसी में हम बोलते हैं पिदर, लैटिन में पाटर और अंग्रेजी में फादर। संस्कृत में हम बोलते हैं मातृ, फारसी में मादर, लैटिन में माटर और अंग्रेजी में मदर। इसी प्रकार के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और बाकी भाषाओं में भी उनमें समानता पाई जाती है। बात करें वैदिक काल की शिक्षा की, तो वैदिक काल में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वेदों के साथ साथ गणित, ज्यामिति, ज्योतिषी, भूगोल, सैन्य विज्ञान तथा शिल्प आदि की शिक्षा दी जाती थी। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इस प्रकार से गुरुकुल होते थे, वहाँ गुरु पढ़ाते थे और शिष्य अध्ययन कार्य करते थे।
उस समय जो छात्र थे उन्हें गुरुकुल में ही निवास करना होता था। जितना भी उनका शिक्षा का काल था वह अपने गुरुकुल में रहकर ही उसको पूर्ण करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं पशुपालन की। तो प्रारंभ में आर्य क्या था? ये एक पशुपालक था। गाय तथा बैल व्यक्ति की संपत्ति माने जाते थे। ये उनकी समृद्धि का प्रतीक भी होते थे, यानी जितनी जिसके पास गायें होंगी या जितना जिसके पास पशुधन होगा वह उतना ही समृद्धिशाली उस समय माना जाता था। गाय का प्रयोग वस्तुओं को खरीदने में भी किया जाता था। गाय को पवित्र पशु माना जाता था और वेदों में इसे अघन्या मतलब जिसका वध नहीं किया जा सकता है कहा जाता है। पणियों यानी जो आसपास के किसान होते थे उनके द्वारा गाय चुरा लेने के कारण कई बार युद्ध होते हुए भी देखा गया है, ऐसा वर्णन मिलता है। और आर्य उन गाय चोरों को दस्यु कहा करते थे। इस समय पशुपालन के बाद फिर खेती का महत्व भी बढ़ा। जनसंख्या वृद्धि के कारण वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि पर ध्यान देने लगे थे। आर्य अब गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में बसने लगे थे। इन्होंने जंगल काटकर जमीन को साफ किया और उसे कृषि योग्य बना लिया था। क्यों? क्योंकि लोहे की भी खोज हो चुकी थी। अब उनके हथियार ऐसे थे कि वो जंगलों को आसानी से साफ कर सकते थे। कृषि करने के लिए वे हल का प्रयोग करने लगे थे। वे जौ के साथ साथ गेहूं, धान, दाल इस प्रकार की फसलों को भी अब उगाने लगे थे। वहीं बात करें शिल्प की, तो आर्य पशुओं से संबंधित व्यवसाय जैसे ऊन काटना, घोड़े से रथ जोड़ना, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प, धातु कर्म, ये सभी कार्य भी वो करने लगा था। इसके साथ ही साथ 1000 BC में लोहे की खोज हो गई थी। लोहे की खोज होने की वजह से भी इनकी जो अर्थव्यवस्था थी उसमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ गया था, क्योंकि अब सारे हथियार, औजार, हल ये सब जो थे वो लोहे के बनाने उसने शुरू कर दिए थे। वहीं धातु को इस समय अयस नाम से जाना जाता था, यानी धातु को अयस कहते थे। ऋग्वैदिक काल में इन्हें तांबा, कांसा इन सब का ज्ञान हो गया था। ऋग्वैदिक काल में इन्हें लोहे का ज्ञान हो गया था और इससे पहले ही इन्हें तांबा और कांसा इन सब का ज्ञान प्राप्त था। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में हुआ, इसीलिए उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। वही बात करें हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की, तो आर्यों को सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और नक्षत्रों की गतियों का भी ज्ञान हो गया था। वे ज्यामितीय आकृतियों से भी परिचित हो गए थे। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि उनका जो समाज था, जो उनकी अर्थव्यवस्था थी, राज व्यवस्था थी, पशुपालन, इन सब में किस प्रकार से उन्होंने विकास कार्य किए थे। इसके अलावा हम बाकी चीज़ों के लिए आपके लिए नई वीडियोस लेके आएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं अगर आप लोग वैदिक काल से संबंधित लेख भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग संभव ज्ञान कोश पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब आप हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।